हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो हमारे बिग लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप सभी के लिए जो है हमने एक बैच अनाउंस किया है जिसका क्या नाम है, स्पेशल मैथ्स। ठीक है। स्पेशल मैथ्स का मतलब है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, उन सभी चीज़ों का हम पहले 5 मिनट डिस्कस करेंगे। और क्या क्या आपको मतलब किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो अभी जो हम मैथ पढ़ने वाले हैं वो मैथ क्या है, वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम के लिए, जिस भी अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब कंपटीशन में सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे स्टेट जो लेवल एग्जाम हो गए आपके, जैसे किसी भी स्टेट के पुलिस के हो गए, है ना, जैसे हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, है ना, इस तरीके से। उसके बाद जैसे जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हो गए आपके, कि एसएससी के जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया। उसके बाद जो आपके रेलवे के एग्जाम और बाकी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें जो आने वाला मैथ है ना, वो सभी मैथ जो है हम कवर करेंगे। उसमें क्या होता है, कुछ पोर्शन जो होते हैं किसी किसी एग्जाम में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एसएससी का एग्जाम जो पैटर्न है और जो उसका जो सिलेबस है वो सेम है, सभी का मैथ्स का जो सिलेबस है लगभग सेम ही है। एक दो चैप्टर क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। मान लो एक चैप्टर जो इस एसएससी में नहीं पूछा जाता उसको वहां पूछ लिया जाता है, उधर जो एक चैप्टर है उसको नहीं पूछा जाता, इधर पूछ लिया जाता है ना। बाकी सब चैप्टर जो होते हैं जितने भी होते हैं सब में सेम होते हैं, बस उनकी थोड़ी क्वांटिटी अलग अलग हो जाती है, किसी में ज्यादा पूछ ली जाती है, किसी में कम पूछ ली जाती है। तो अब आपको ये पता लग गया कि हम जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मैथ पढ़ने वाले हैं, है ना। और किस किस एग्जाम की, आपके जीडी के हो गए, जितने भी हो गए, सबको जिनको एसएससी कंडक्ट करवाता है या स्टेट लेवल के सभी एग्जाम्स में जो है मैथ सेम होता है और सब वही आता है, वही मैथ हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जो सिलेबस के बारे में मैं बता दूं आपको। जैसे सिलेबस में देखो, सबसे पहले तो मैथ जो है दो पोर्शन में है। एक क्या है, अर्थमेटिक है, एक क्या है, एडवांस है। ठीक है, तो एक एडवांस हो गया, अर्थमेटिक हो गया। अर्थमेटिक में जो है जितने चैप्टर होते हैं, जैसे लगभग आपको जैसे प्रतिशत हो गया, है ना, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सर हो गया, एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, है ना, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो ये लगभग चैप्टर हैं आपके। ठीक है, एक दो और इधर उधर होंगे। उसके बाद जो है आपके जैसे नंबर, एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, है ना, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस उसी का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो उन्हीं के हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल, तो ये उन्हीं के मतलब चैप्टरों के, बड़े चैप्टर्स के छोटे छोटे हिस्से हैं। तो इस तरीके से हम जो है पूरा मैथ्स जो आपको सिलेबस एक जो है आपको पीडीएफ के थ्रू ग्रुप के अंदर उसमें चैनल के ऊपर डाल दिया जाएगा। आप चैनल सॉरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको जो है सभी जितनी भी क्लास होंगी उन क्लास की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है अर्थमेटिक और एडवांस में, हम सबसे पहले अर्थमेटिक शुरू करेंगे। ठीक है, मैथ में पोर्शन क्या है, दो। एक हो गया अर्थमेटिक। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी नॉर्मली चीजें बता रहा हूं आपको, आगे लिखेंगे हम। तो जो मैंने आपको बताया कि एक हो गया एडवांस, एक हो गया अर्थमेटिक। तो अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो कहां से शुरू कर रहे हैं, अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं हम वो क्या है, प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्रतिशत। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा प्रतिशत के बारे में बच्चों ने, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी आपको बता दूं, जो हम बैच शुरू किया है ना, आप ये समझो कि आपको ना कोई एडवांस ना कोई इतना, हम जो है बच्चे को ये सोचकर कि वो उसको कुछ नहीं आता है ना, कि उसको कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ केवल +2 पास करके एग्जाम की तैयारी के लिए आया है, अभी अभी जस्ट उसने अपनी कोचिंग शुरू की है। तो आपके लिए ये जो बैच है ये बहुत ही बेनिफिशियल और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बैच है आप सभी बच्चों के लिए जिनका बेस कमजोर है, या जो बोलते हैं कि हमें समझ में कम आता है मैथ। तो ये गारंटी है कि इतने छोटे से छोटे लेवल से, मतलब इतने जीरो लेवल से आपको समझाएंगे, और हर एक छोटी छोटी चीज का प्रूफ के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में। उसके बाद ट्रिक जो होती है ना, ट्रिक आप सबसे पहले तो बच्चे क्या होते हैं ना, ट्रिकों के पीछे घूमने लग जाते हैं। जैसे मार्केट में आए आके देखेंगे सर हर चीज में क्या कोई ट्रिक बता रहा है, ये इसकी ये ट्रिक है, उसकी वो ट्रिक है। इन ट्रिकों के पीछे मत भागो,
ट्रिकें एक टाइम होता है कि उसके बाद ट्रिक्स खत्म हो जाती हैं और हर एक क्वेश्चन की आप ट्रिक याद नहीं कर सकते हो। आप एक एग्जांपल के लिए मान लो कि आप हर एक क्वेश्चन की मान लो ट्रिक याद करने लग गए, तो मैथ्स में क्वेश्चन कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। तो क्या आप याद कर सकते हो ट्रिक सभी की? नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कंसेप्ट पे ध्यान देना है। किस पे? कंसेप्ट पे। हर एक टाइप का एक कंसेप्ट होता है, हर एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या? जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बता दूं। जैसे परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। जैसे कौन किसका कितना प्रतिशत है, तो पहले वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बोल ले कि इस तरीके से दे रखा हो, ये इससे इतना कम है, इससे ज्यादा है, तो इस तरीके से निकाल देंगे, इस ट्रिक से ऐसे निकाल लेंगे। नहीं, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती। ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। पहले आप कंसेप्ट को मजबूत करो। अगर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है ना, तो ट्रिक आप खुद से बना लोगे। ट्रिक क्या होगी? आप खुद से बना लोगे। जब आपको ये पता लग गया कि 2+2 4 होता है ना, तो वो कंसेप्ट ही है। 2+2 कितना होता है? 4। ये कॉन्सेप्ट है। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप देखते ही वो 2+2 4 कर लोगे। ठीक है, तो उसको मतलब इनके पीछे ना भागे, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले चीजों को डिटेल में थोड़ा जानो, पहचानो उनको, और जैसे आप उनसे पहचानने लगोगे, उनसे उनको थोड़ा फील करने लगोगे ना, तो उसके बाद आप खुद से अपने आप से अंदर से चीजें आने लगेंगे कि हाँ सर ऐसे भी होता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो जीरो लेवल से पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आपको, हर एक चीज की। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आपको प्रतिशत का मतलब भी पता होगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो जो भी एक वर्ड अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कि चाहे वो प्रतिशत हो, फ्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, है ना, हल्की सी मतलब कोई एक वर्ड, उसके बारे में आपको पहले डिटेल में बताऊंगा कि वो होता क्या है, किसको हम बोलते हैं वो। ठीक है, तो आप इस चीज से बेफिक्र रहें। और ये हमारी पहली क्लास है, तो इसमें थोड़ा इंट्रो था जो आपको 2-4 मिनट के लिए बताना था किस तरीके से चीजों को हम क्या करेंगे। बाकी हम जो है डेली अपना थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे। 30-35 मिनट की, 40 मिनट तक की क्लास रहेगी, उसमें थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करेंगे। आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आज आपको कुछ नहीं आता है ना, आप सोचते हो कि मेरे को मैथ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मेरे को, लेकिन आप धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करना शुरू करोगे ना, तो जितना मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, आप उस चीज को समझें, लिखें, और उसके बाद थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा, है ना, हाफ आवर 1 आवर, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, अपने से चीजें रियलाइज करें उनको, बस इतना सा करें। उसके बाद आप 2 महीने के बाद खुद से देखोगे कि आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे चीजें इतनी इकट्ठी हो गई कि आप खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हम ये चीज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस कब आता है ना, देखो किसी भी चीज का, कि आज आपको आपके अंदर ये है कि मेरे को मैथ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो कॉन्फिडेंस ये समझो कि आज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें कुछ टाइम आएगा, अगर आपने वो मेहनत करते रहे, कंटिन्यू करते रहे ना, तो 2 महीने बाद ही आपको खुद से अंदर से थोड़ा मोटिवेशन आएगा, कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को इतना सारा आता है। अब जो है आगे की चीजों में सबसे पहले यही होता है, अगर आपने 1 महीने की क्लास बहुत अच्छे से कर ली, अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छे से समझा, अच्छे से किया, तो जो आगे आने वाली क्लासें हैं ना, वो चीजें क्या होती हैं, वो बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग किसी चीज की अच्छी कर लेते हो ना आप, हर एक टॉपिक का अगर बेस क्लियर है आपका, अभी हम मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, परसेंटेज पे क्वेश्चंस थोड़ी करवाऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीजें बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से प्रतिशत निकलता है, किस तरीके से निकाला जाता है, कौन किसका कितना प्रतिशत होता है, किस तरीके से क्या करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक है। अगर आपको ये चीजें भी नहीं पता है ना, ये चीजें भी आपको अगर नहीं पता, और फिर आप सोचो कि अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने चला जाऊं, तो आप क्वेश्चन कभी नहीं निकाल पाओगे। वहां से आपको सिर्फ वापस हताश के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस करोगे, आएगा नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो उन चीजों को आप सबसे पहले छोड़ दीजिए, जितना पढ़ाएं सिर्फ उतना पढ़िए, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप देखो खुद से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि किताब से क्वेश्चंस आप अपने आप लगा लोगे, अपने आप सारी चीजें होने लगेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है अपना चैप्टर शुरू करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिशत का सबसे पहले हिंदी में भी इसको प्रतिशत ही बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत क्या होता है, जैसे आपने भी गांव में या अपने घर में या हर जगह सुना होगा कि सर 100 का जो 10% होता है वो कितना होता है। तो आपने सुना होगा कि सर 100 का जो 10% होता है ना, वो कितना होता है, 10। देखो सबसे पहले प्रतिशत निकालते कैसे हैं, अब आपको ये पहले तो इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, यानी कि किसी चीज का 100 के ऊपर
उसकी वैल्यू या उसका मान। आप उन चीजों को तरफ मत जाइए कि पर किसके ऊपर किसका मान, है ना, ये बच्चे को क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, चीजों को क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो आप उन चीजों को छोड़ दो, आप सिर्फ इतना याद रखो, प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, और पर 100 का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने लिखा 10%, ठीक है, तो इस प्रतिशत का मतलब क्या बताया मैंने, पर 100, यानी कि अगर प्रतिशत को हमें हटाना है तो पर 100 यानी कि इसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा 20%, अगर मुझे इस प्रतिशत को हटाना है, 20% को हटाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, 20/100। क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 20/100, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करें वो अलग करें, वो बाद की बातें हैं, जो आपको छोटी छोटी चीजें बारीकी से बताई जा रही हैं, सिर्फ आप उन पे कंसंट्रेट करो। अगर मैंने लिखा 30%, तो अगर मुझे प्रतिशत को हटाना है तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 30/100। क्या लिखूंगा, 30/100। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर 100, ठीक है, पर 100। और पर 100 का मतलब है किसी भी प्रतिशत को अगर हटाना है तो उस संख्या के अपोन में क्या लिख देते हैं हम, 100 लिख देते हैं, बात खत्म, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी चीज का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि मेरे को 100 का 10% बताओ कितना होता है, तो वर्बली आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी सी चीजें हैं, ये आपने पढ़ी होंगी, ऐसे सुन भी ली होंगी यार दोस्तों से कि सर 100 का 10% 10 ही होता है, क्योंकि 100 के ऊपर हर वैल्यू की प्रतिशत वैल्यू वही होती है। जैसे 10% का मतलब 10, 20% का 20, 30 का 30, लेकिन कैसे और क्यों, बात ये आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज का हमें प्रतिशत निकालना है, लेकिन प्रतिशत का मतलब कितना प्रतिशत, अगर मैंने बोला 10% निकालो, 20% निकालो, 30 निकालो, 40 निकालो, 75 निकालो, 65 निकालो, 55 निकालो, लेकिन किसका, किसी भी नंबर का। अगर मैंने वो नंबर दे दिया आपको, क्या दे दिया, 100 नहीं दिया मैंने, दे दिया आपको 150, ठीक है, 150। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसका 10% बताओ, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि 10% ऑफ 150, 10% ऑफ 150 या 180 का 10%। तो इस वर्ड का जब यूज करते हैं ना, का, किसका, का, और इंग्लिश में बोले तो ऑफ, इंग्लिश में बोले तो ऑफ। तो जब भी इस वर्ड का यूज करते हैं ना, का और ऑफ, तो इन दोनों, इस वर्ड का मतलब होता है इनटू। क्या मतलब होता है, इनटू। क्या मतलब होता है, इनटू। इनटू का मतलब ये वाला इनटू, ठीक है, ये वाला इनटू, मल्टीप्लाई वाला साइन, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आपने जैसे कहीं भी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे कहीं पे जैसे क्वेश्चंस आपको ऐसे बोले जाते होंगे, जैसे देखो 120 ऑफ 16/3%, ठीक है। तो इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इस ऑफ का यही मतलब होता है कि सर इस ऑफ का जो मतलब है ना, वो क्या है, इस ऑफ का मतलब है 120 का मतलब इनटू, इनटू 16 सही 2/3, ठीक है। तो जहां भी आपको ये लिखा मिलता है ना कि 120 का 10%, 120 का इतना प्रतिशत उतना, तो इस ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है इनटू। सिर्फ उसका कहने का मतलब ये है कि उसका मतलब होता है इनटू, हमेशा उसके लिए क्या करेंगे, इनटू। तो जब मैं बोलता हूं कि 100 का 10%, अगर मैंने बोला कि 150 का 10%, तो इसका मतलब हो गया 150 का मतलब इनटू 150 का 10%, ठीक है। और 10%, तो इस लैंग्वेज का मतलब हो गया ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 10% ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें 10% निकालना है, तो 10% निकालना है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 लगा देते हैं। तो इसके बटे में 100 लिख दिया मैंने। अब मैंने काटा इधर से 0 से 0, 0 से 0, क्या आया हमारा, बच गया 15। तो हमारा 10% कितना आ गया 150 का, 150 का 15, सॉरी 150 का 10% कितना आ गया हमारा, 15। कितना आया, 15, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 220 का 220 का, अब मैंने लिख दिया आपके लिए मान लो 20%, तो 20%, ठीक है। अगर मुझे 220 का 20% निकालना है तो इस तरीके से लिखूंगा मैं, 20% का निकालना है सर, तो प्रतिशत को हटाओगे, प्रतिशत को हटाओगे तो क्या आएगा, प्रतिशत को हटाओगे तो सर बटे में 100 करना पड़ेगा, 0 से 2 0, 0 से 0, क्या आया 12 दूनी, सॉरी 22 दूनी 44, कितना आ गया 44, 20%। तो अगर आपको ये बोलूं कि देखो 100 का 10% बताओ कितना होता है, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे सर 100 का 10%, तो सर 100 का 10% हो गया 10।
अगर मैंने बोला 100 का 25%, तो सर 25/100, इसका मतलब हो गया सर 0 से कितना आ गया 25। यानी कि जो चीज जितना प्रतिशत निकाल रहे हैं हम वही आ जा रहा है, जितना प्रतिशत निकाल रहे हैं उतनी ही वैल्यू आ जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो 100 जो है ना, 100 का 10% भी 10 होता है, 100 का 15% 15 होता है, 100 का 25% 25 होता है, 100 का 50% 50 होता है, 75 होता है, 90% 90 होता है, 95% 95 होता है 100 का। ठीक है, 100 का। तो 100 के ऊपर तो चीजें ऐसे हो गई। ठीक है, तो अब देखो प्रतिशत है ना, दो टाइप से होती है। क्या कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन सी? एक तो प्रतिशत होती है जैसे मैंने बोला 10%, एक मैंने बोला 20%, एक मैंने बोला 25%, या मैंने बोला 29%, एक मैंने बोला 75%। यानी कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि किसी संख्या का 10% निकालो, उसी संख्या का 20% निकालो, उसी संख्या का किसी भी संख्या का 29% निकालो, किसी संख्या का 75% निकालो, किसी का छोड़ो आप 100 मान लो, 100 के बारे में पूछ रहा हूं मैं, 100 का 10% निकालो, 20%, 29%, 75%, तो ये आप निकाल लोगे। आप क्या करोगे? निकाल लोगे, इनमें आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर मैंने बोला 29% भी बोल दिया, तो अगर मैंने बोल दिया आपको कि देखो 580 का 29% बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 529 का 29%, तो 1 0 से 1 0 काट दोगे। ठीक है, यहां पे भी ले लेता हूं मैं 500। ठीक है, तो क्या करोगे आप? 2 0 से 2 का 0 काट दोगे, 5 से गुणा करके आप लिख दोगे। इसको आप निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी रहेगी। ठीक है, निकाल दोगे। 20%, 75%, 100%, 95, 92, 2%, 3% को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डाटा को हम बोलते हैं सिंपल डाटा। क्या बोलते हैं? सिंपल डाटा। प्रतिशत का जो सिंपल डाटा, प्रतिशत दो प्रकार की होती है ना, तो ये तो है सिंपल वाली, आपको इस तरीके से पूछ लेगा, आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है दूसरी टाइप कौन सी होती है सर? तो दूसरी टाइप जो होती है ना, वो क्या होती है? वो होती है कि अगर मैंने आपको ये बोला कि ये बताओ 120 का 16 सही 2/3% कितना होगा? बताओ कितना होगा? 16 सही 2/3%। तो आप यहाँ पे क्या होगा, सभी बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं वो अचानक देखते ही घबरा जाते हैं, सर ये क्या लिख दिया? 20%, तो अभी 1 मिनट में निकाल देते हैं हम। 20/100 12 दूनी 24 हो जाता। लेकिन आपने तो क्या निकलवा लिया? 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो बच्चों को ये भी याद नहीं होगा, +2 तक अगर उनके पास में मैथ वैथ नहीं था तो ये भूल जाते हैं यहाँ तक कि ये 16 सही 2/3% है क्या, इसकी वैल्यू क्या है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या होती है, इस तरीके से आपसे परसेंटेज पूछ लेता है, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो प्रतिशत हो गया वो जो आपको सिंपल डाटा में पूछेगा। दूसरा प्रतिशत कैसे पूछ लेता है? जैसे आपके लिए 11 सही 1/9% की वैल्यू पूछ ली, 100 के 100 नहीं, कोई भी संख्या दे देगा, उसका 11 सही 1/9% पूछ लेगा। उसके बाद जैसे 12 सही 1/2% की वैल्यू पूछ ली आपसे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे 8 सही 1/3% की वैल्यू पूछ लिया आपसे। ठीक है, ऐसे मतलब और सारी पूछ लेगा। 16 सही 2/3% पूछ लेगा। उसके बाद 5 सही 15/17% पूछ लेगा। 4 सही 1/6% पूछ लेगा। उसकी मर्जी है, कितना भी पूछ सकता है। तो आप ये कहोगे सर ये इनकी हम कैसे, इनका सोल्यूशन क्या है, इनको कैसे करें? तो सबसे पहले इन चीजों को देखो, वो तो सिंपल डाटा, उसको करने के लिए तो कोई जरूरी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ठीक है, सबसे जरूरी है कि सर इनको कैसे सोल्व करें। और जो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, वो कौन सा मैथ है, नहीं सॉरी, वो कौन सा एग्जाम है? वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप यहाँ पे जो मैथ पढ़ने जा रहे हो ना, अगर मैंने आपको ये बोला, अगर मैंने आपको ये बोला कि आप मेरे को 120 का 16 सही 2/3% निकाल के बताओ कितना होगा। बहुत बेसिक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए 30 ही सेकंड मिली है, आप इसको सोल्व करके बताओ। अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनके लिए नहीं है ये, जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए है। अगर उनको क्या, सबसे पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, और वो इसको सोल्व करने का डिटेल मेथड क्या है, क्योंकि शॉर्ट तो उनको भी नहीं पता है, उनको तो डिटेल ही पता है, अगर जिनको पता भी है तो। वरना दूसरी बात मैं बता दूं आपको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। 16 से 2/3% 3 लिखा है, तो इसका मतलब है ये एक मिक्स फ्रैक्शन है।
और फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली आप ये समझो, ये फ्रैक्शन, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इस नंबर को इससे क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, और प्लस इस नंबर को जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। तो 16 तिया 48 प्लस 2 50/3, ठीक है। और साथ में क्या है, प्रतिशत। इस प्रतिशत को हटाने के लिए आपको बोला कि इसके क्या किया जाता है, बटे में 100 कर देते हैं। तो बटे में 100 किसके, ये बटे में 100 आ जाता है। अब देखो दूसरी बात कि बटे में 100, चलो वो फिर बताएंगे, अभी हो गया इतना। अब 50 दूनी 100, यहां से क्या आया, 1/6, वैल्यू क्या निकल के आई इसको सोल्व करने के बाद, 1/6। अब आप क्या लिखोगे यहां से कि सर 120, इसका 1/6, 1/6 का मतलब 6 दूनी 12, सर हमारा आंसर क्या आया, 20। क्या आंसर आया, 20। आंसर क्या आया, 20। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है, ये तो बहुत छोटा सा आपको इस तरीके से पूछेगा ही नहीं, पूछेगा नहीं आपसे, तो बड़ा पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा। आपको सिर्फ इतना से निकालना था, उसी के लिए आपने इतना सारा सोल्व करके और इतना टाइम लगाया। इतनी तो टाइम 30 सेकंड तो आपने इसी में लगा दोगे, आप क्या निकाल सकते हो। तो इसलिए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो है कम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप, ना कि आप 12th 10th +2 तक के लेवल की या इन चीजों की क्लास की किसी एग्जाम की, मतलब कोई कॉलेज के या स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। उनमें क्या होता था, देखो स्टार्टिंग में आप अभी तक +2 तक पढ़ के आए या ग्रेजुएशन करके आए, जितने भी आए हैं, जैसे भी आए हैं, सभी को एक बात तो पता होगा कि सर जब भी हम पढ़ते थे ना पहले मैथ, तो उसमें क्या होता था, उसमें सॉल्यूशन, जैसे आपने 10th तक पढ़ा होगा या 12th तक पढ़ा होगा कि एक क्वेश्चन होता था, आपको क्या, एक क्वेश्चन देता था टीचर जैसे मैथ का, आपको उसको डिटेल सॉल्यूशन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, उसका डिटेल सॉल्यूशन करना पड़ता था। जब आप उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन करते थे ना, तब आके आखिरी में आपका आंसर आता था। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि देखो जो अभी तक आपने जो मैथ पढ़ा है ना, वो मैथ क्या था कि आपने 10th तक 12th तक जो पढ़ा, उसमें क्या होता था, टीचर आपको एक क्वेश्चन देता था और उस क्वेश्चन को आपको करने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम मिलता था। आप उसके बाद क्या करते थे, उसका डिटेल सॉल्यूशन करते थे, और 2 से 3 मिनट में जाके कभी कभी तो लगता था कि 5 मिनट में भी एक आंसर एक क्वेश्चन का होता था। लेकिन आप जिस मैथ को पढ़ रहे हो ना, जिस मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और उसके लिए जो मैथ पढ़ रहे हो आप, तो वो मैथ वहां पे आप पढ़ते थे मैथमेटिक्स, उसका नाम था मैथमेटिक्स। लेकिन अभी जो मैथ पढ़ने जा रहे हो ना आप, और जो पढ़ रहे हो, उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं क्वांट मैथ, क्वांटिटेटिव मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यानी कि आप जो अभी जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी के लिए जो मैथ्स जो पढ़ने जा रहे हो, उस वो जो मैथ हम जो पढ़ते हैं ना, उस मैथ का नाम होता है क्वांट मैथ, क्वांट एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांट एप्टीट्यूड, क्वांट का मतलब क्या होता है पता है आपको, क्वांट का मतलब होता है कंसेप्ट। क्या होता है, क्वांट का मतलब होता है कंसेप्ट, ठीक है। और एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अप्रोच। क्या होता है, अप्रोच। जैसे कि अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दे रखा है ना, तो आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन नहीं करना है। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन क्यों किया, किस लिए किया, मतलब कैसे किया, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आप हमें चाहिए डायरेक्ट आंसर। क्या चाहिए, डायरेक्ट आंसर चाहिए हमें। अब उस डायरेक्ट आंसर के लिए क्या है कि पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आप प्रतिशत पढ़ रहे हो, तो प्रतिशत को पढ़ने के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है कि प्रतिशत क्या होता है, किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से निकाला जाता है, किसके ऊपर किस तरीके से, वो सारी चीज, वो एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए प्रतिशत का। उसके बाद आती है आपकी अप्रोच। क्या आती है, आपकी अप्रोच, कि ये तो आपने लगा लिया सर, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, लेकिन उसके बाद आप खुद से कुछ चीजें अप्रोच होती हैं, कहीं ऑप्शन से, या कहीं आपको डायरेक्ट वैल्यू लेनी नहीं है सर, रियल वैल्यू तो लेनी नहीं है, वही अप्रोच होती है कि रियल वैल्यू लेनी नहीं, डायरेक्ट हम रेशियो से मान लो, अगर उसी से परसेंटेज से, मतलब बाद में आप अप्रोच लगाते हो उसमें कि उसको क्वेश्चन को किस किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अप्रोच भी सीखेंगे हम, कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो इसलिए जो मेरा बताने का मतलब था कि जो हम मैथ पढ़ रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो क्वांट मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वांट एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, ना कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जो +2 तक हमने पढ़ा है डिटेल सॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो कभी भी डिटेल सॉल्यूशन करना नहीं है हमें, एक अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करना है, उसके ऊपर एक अच्छी अप्रोच, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखो मैंने आपको प्रतिशत बताया, 2 टाइप से होता है, एक सिंपल डाटा होता है, एक मिक्स फ्रैक्शन में पूछता है। तो सबसे पहले आता है कि सर ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है।
क्या होती है, किस तरीके से बनती है, किस तरीके से नहीं, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का छोटा सा, ठीक है, छोटा सा, कि फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये चीजें क्या है, देखो मैं भी एक हिंदी का स्टूडेंट हूं, ठीक है, इंग्लिश है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, तो दोनों चीजों को क्या है, लिखना टाइम वेस्ट करना है कि मैं इसको वो लिखूं। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनको मतलब जिनका थोड़ी मतलब लिखने में आपको ऐसे बोलने में लिखने में दिक्कत होगी, तो वो चीजें मैं लिख दूंगा, उसकी हिंदी भी लिख दूंगा और इंग्लिश भी लिख दूंगा। वैसे जो नॉर्मली बता रहा हूँ वो चीजें आप, और जब आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन, प्रतिशत, मिक्स फ्रैक्शन, तो इनका जरूरी नहीं है आपको हिंदी पता, हिंदी में मतलब उन चीजों को आप वो पढ़े, आपको दोनों पता होना चाहिए कि सर फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं और इसको मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न और मिश्रित फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा काम है, आप ये पूछोगे सर फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन बता दूं, फ्रैक्शन क्या होती है, ए अपॉन बी की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है, ए अपॉन बी की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है वो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। सीधी बात कि ए अपॉन बी की फॉर्म में सर जो भी नंबर लिखा है वो क्या है, एक फ्रैक्शन है। जैसे मैंने बोला आपको 2/3, ठीक है, 4/5, 8/11, ये सभी ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे गए हैं, तो ये सभी क्या है, फ्रैक्शंस हैं। लेकिन एक दो कंडीशंस हैं, दूसरी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, कि ए अपॉन बी की फॉर्म में है वो तो ठीक है, क्या है, ए अपॉन बी की फॉर्म में है वो तो सर ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो बी है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि बी जो है कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ये बोलो कि क्या सर 2/0 ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, 2/0 ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि बी की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो होने क्या चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बी की वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई जाती हैं, आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए बताई जाती हैं कि आपको ये पता होगी फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन में क्या क्या चीज होती है। वरना पूछने वाला कोई नहीं है आपसे कि भाई ये बताओ कि बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, किस लिए, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। दूसरी बात कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, फ्रैक्शन जो होती है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है मेरा, सिंपलेस्ट फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि सर आपने जो बताया है, क्या बताया है, आपने जो बताया है कि जैसे 20/40 है, ठीक है, 20/40 है, ये एक फ्रैक्शन है सर, ठीक है, आपने यही बताया। हाँ, तो देखो क्या बताया मैंने, आपने बताया कि सर, आपने बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि देखो 20/40 तो ए अपॉन बी की फॉर्म में है, तो आपको कहोगे सर ये फ्रैक्शन है। लेकिन देखो इनमें ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको पता है बच्चे, इनमें कॉमन है, अभी अभी कुछ काट सकते हैं हम इनमें, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ये भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रैक्शन वो भी है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रॉपर जो फ्रैक्शन बोलते हैं ना, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, वो ये होती है कि 1/2। सर उसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, 1/2 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी बात पता लगी फ्रैक्शन के बारे में। और क्या है, जैसे अगर मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बोला आपको 30/120, तो क्या ये फ्रैक्शन है, आप बोलोगे सर फ्रैक्शन है, आपने काट दिया 0 से 0, अब क्या आया 3/12। अब देखो अब उसके बाद और कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल हो रहा है, तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, हमारा आंसर क्या आया 1/4 की फ्रैक्शन, जो हमारी फ्रैक्शन आई, प्रॉपर फ्रैक्शन आई, वो क्या है 1/4 है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन क्या होती है, सिंपल सी भाषा में आप समझ गए
कि सर ए अपॉन बी की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा गया है वो फ्रैक्शन है और सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, नहीं है तो आप उसको बना लो, ठीक है। और बाकी जो है अपॉन वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। ये होती है फ्रैक्शन, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की। किसकी बात आती है? मिक्स फ्रैक्शन की। कि सर मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिश्रित भिन्न बोलते हैं हिंदी में। मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जैसे अगर मैंने बोला कोई नंबर और प्लस फ्रैक्शन, जब ये कोई नंबर और प्लस फ्रैक्शन जब मिलते हैं ना तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है नंबर प्लस फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन? तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम इसमें। देखो मिक्स फ्रैक्शन, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूं कि ये बताओ 2.9 ये क्या है, तो आप झट से बताओगे सर 2.9 ये तो एक डेसिमल वैल्यू है। क्या है? डेसिमल वैल्यू है। क्या है? डेसिमल वैल्यू है, यानी कि दशमलव वैल्यू है। यानी कि आपने देखते ही पहचान गए आप इसको कि सर ये तो दशमलव में है, दशमलव मतलब डेसिमल वैल्यू है, दशमलव वैल्यू है किसी नंबर की, ठीक है। ये 2.9 ये क्या है? दशमलव में है। अगर मैंने बोला कि ये बताओ ये क्या है, तो आपने झट से बोला कि सर ये तो एक नेचुरल नंबर है, यानी कि एक नंबर है। नेचुरल नंबर भी नहीं पता आपको, तो आपको पता लगा कि सर ये तो नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला आपको 1/2 क्या है, तो आप झट से पहचान गए कि सर ये तो एक फ्रैक्शन है। क्या है? ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखते ही चीज को पहचान पहचान जाना कि ये सर एक डेसिमल वैल्यू है, ये एक नंबर है, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। उसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को कैसे पहचानोगे आप? तो मिक्स फ्रैक्शन को पहचानने का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बोला कि 50 को 3 से भाग दो। क्या दो? 50 को 3 से भाग दो तो क्या आएगा? तो आप कैसे भाग देते हो? सबसे पहले तो देखो ये याद रखो, 50 को 3 से भाग दोगे आप तो क्या आएगा? 3 से भाग दोगे तो सर 3 एकम 3 कितना आया? 3 एकम 3 बच गए 2, जीरो उतारा, 3 छंग 18 कितना आ गया? 2 बच गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो भी छोटी छोटी चीजें करवाता हूं ना, कोई नई वर्डिंग आती है उसके बारे में बताता हूं तो उसको साइड में नोट करके लिखा करो, अच्छे से हैशटैग डाल के लिखा करो और उस चीज पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और वर्क किया करो, ताकि आज ये छोटा सा वर्ड यहाँ पे आया है, छोटा सा वर्ड यहाँ पे फ्रैक्शन आया, मिक्स फ्रैक्शन आया, यहाँ पे अभी ये आया, तो इन चीजों के बारे में अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको और यहाँ पे आप इन चीजों को समझ गए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया ना कि ये क्या होती है, तो जब इन चीजों का जब डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे ना, डिटेल में जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी चीजें उसके बारे में पहले से ही पता रहेंगी, ठीक है। तो जब भी ये छोटी छोटी टर्म्स आती हैं बीच में, उनके बारे में अगर मैं बताता हूँ लिखवाता हूँ कुछ, तो उस चीज को लिख के साइड में रखा करो, टाइम आने के ऊपर वो उस चीज के लिए बहुत बेहतर इंपोर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कहने का मतलब मेरा ये है कि बचपन में हम अभी तक जो पढ़ के आए हैं क्लासों में जितने भी ऐसे भाग देते थे, 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आया? 2। तो इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था क्वोशेंट। क्या बोला जाता था? क्वोशेंट। क्वोशेंट का मतलब क्या होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? तो आपने देखा होगा रिमाइंडर, सॉरी शेषफल, ठीक है। शेषफल को हिंदी में क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता था हिंदी में भाजक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। तो जैसे भी बच्चे को अच्छा लगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे कि हिंदी में पढ़ना अच्छा लगे, इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगे, तो इन चीजों को अपने हिसाब से उसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट। डिवाइडेंट का मतलब क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? भाज्य, ठीक है। यानी कि आप डिवाइडेंट भी लिख सकते हो इसको, सॉरी ये डिवाइजर हो गया, डिवाइडेंट हो गया, क्वोशेंट हो गया और रिमाइंडर हो गया, और इन चीजों को आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनानी हो तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है कि सर देखो 3 से 50 को जब 3 से भाग दिया हमें तो हमारा क्या निकल के आया? 16। क्या निकल के आया? 16। भागफल कितना निकल के आया? 16। उसके बाद रिमाइंडर क्या बच गया हमारा? रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। तो सर ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि सर 2 होने के बाद में जो है भाग किससे दिया था? 3 से, तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, क्या आ गया? 16 सही 2/3, यानी कि अब ये आपने लिख लिया। तो देखो
इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने आपको 50 को 3 से भाग देने के लिए बोला तो क्या करोगे आप लिखोगे ऐसे कि सर 3 एकम 3, 3 छंग 18, बच गया 2, तो 2/3, 2/3 ऐसे लिखोगे ना। अगर ये तरीका लिखने का पता है आपको, ठीक है, नहीं पता था तो अभी समझ गए आप, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। 16 तक कंप्लीट भाग गया, उसके बाद 2 रिमाइंडर बच गए, उसको ऊपर लिख दिया, नीचे 3 लिख दिया, ठीक है। इसमें इसी को क्या बोलते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन करके दिखाया है, ये क्या होता है, ये होता है क्वोशेंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवाइजर, ठीक है। डी से डिनोट करते हैं डिवाइजर। अगर ये चीज अभी वो लग रही है आपको तो सिर्फ इतना याद रखो कि ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये जो इस तरीके की फॉर्म लिखी जाती है ना कि ये क्या है, एक 16 नंबर है, 16 क्या है एक नंबर है, और 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है, 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है, 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है। तो जब किसी नंबर प्लस कोई फ्रैक्शन a/b हो गई, ठीक है, कोई फ्रैक्शन, जब ये दोनों चीज मिलकर इस तरह की फॉर्म बनाती है ना, इस तरह की फॉर्म बनाती है, तो वो क्या होती है, एक मिक्स फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, एक मिक्स फ्रैक्शन होती है। जैसे आप एक a/b को में कोई भी फॉर्म में लिखा है तो तुरंत पहचान लेते हो ना फ्रैक्शन है। उसी तरीके से अगर इस तरीके से कोई भी संख्या लिखी गई है तो आप सीधा पहचान लेना कि ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 2 सही 1/2, तो ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। मैंने बोला 4 सही 6/7, तो ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। मैंने बोला 11 सही 13/17, तो ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। मैंने बोला 100 121/123, तो ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये सारी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। लेकिन इसी में से अगर मैं 100 को हटा दूं तो ये क्या बच गई, एक फ्रैक्शन बच गई। ये क्या बच गई, एक फ्रैक्शन बच गई। ये क्या बच गई, एक 1/2 फ्रैक्शन बच गई। अगर इस नंबर को मैं हटा दूं तो ये a/b क्या बच गई, एक फ्रैक्शन बच गई। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिस तरीके से हम डेसिमल नंबर को देखते ही ये पहचान जाते हैं कि वो डेसिमल है, फ्रैक्शन को देखते ही फ्रैक्शन, ठीक है, नंबर को देखते ही नंबर। उसी तरीके से आज के बाद आप इस चीज में डाउट में नहीं रहोगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है सर। जो भी आपको इस फॉर्म में मिले, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में मिले, वही क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि सर मिक्स फ्रैक्शन तो आपने बता दी, मिक्स फ्रैक्शन तो आपने बता दी, लेकिन अब जो बात आती है वो क्या है, वो है कि सर चलो आज के लिए जो हमारी क्लास जो है काफी टाइम हो गया, पहली क्लास थी, काफी चीजें आपको पहले वैसे मतलब एक्सप्लेन की, उसके बाद थोड़ा सा कुछ पढ़ने को मिला हमें आज, ठीक है। छोटी छोटी टर्म्स जो फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, और प्रतिशत कितने प्रकार टाइप की होती है तो उसको अलग करने के लिए कैसे, ठीक है। बाकी जो है इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को घटाते कैसे हैं किसी नंबर में से और जोड़ते कैसे हैं, ठीक है, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्शन किसी भी मिक्स फ्रैक्शन का किस तरीके से करते हैं, और कुछ फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।